आवाज येतोय? यस हो सर। ठीक है। देखो लास्ट टाइम अपन ने देखा था वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन में अपन ने क्या देखा, किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे वर्क फंक्शन कहेंगे। उसका यूनिट क्या है, जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का इंटर कन्वर्जन कैसे करना है वो अपन ने देखा। और हर एक मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होगा वो अपन ने देखा। जैसे सीजियम के लिए 2.14 होगा, प्लेटिनम के लिए 5.65 होगा। वो टेबल मैंने दिखाया था यहाँ पे, है ना। ये टेबल अपन ने यहाँ पे देखा हुआ था। ठीक, अब आगे देखते हैं। अपने को ये तो पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन वो एनर्जी दी कैसे जाती है ना। जैसे अपन एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये सीजियम है जिसका वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको एनर्जी अपन कैसे देंगे, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकालेंगे। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जो प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन इमिशन। और इलेक्ट्रॉन इमिशन के अपने पास 4 टाइप होते हैं। यहाँ स्क्रीन पे तुम देख पा रहे होंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, राइट। एक पहला तो थर्मो आयनिक इमिशन, दूसरा है फील्ड इमिशन, थर्ड वन फोटो इमिशन या फिर इसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी कहा जाता है, एंड फोर्थ वन इज सेकेंडरी इमिशन। दीज आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन और इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। वन बाय वन अपन सबको देखते हैं। इसमें पहला तो है अपने पास थर्मोआयनिक इमिशन। अब थर्मोआयनिक इमिशन में क्या किया जाता है, देखो जिस भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा उसको तुम टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दो, मतलब हीट करना स्टार्ट कर दो। कब तक हीट करेंगे अपन उसको, जब तक अपन ने जो हीट किया उस हीट की जो एनर्जी होगी, जब तक वो हीट की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा ना बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सीजियम का ही पकड़ के चलो, सीजियम का कितना है वर्क फंक्शन 2.14 सीजियम का। तो मैं कब तक हीट दूंगा इसको, जब तक एक्सटर्नल हीट एनर्जी 2.14 या उससे ज्यादा ना बन जाए तब तक हीट देते रहेंगे। और जब अपन ने हीट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा या बराबर हो जाएंगे तो अपने आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। मतलब इसमें क्या यूज किया जाएगा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा लगता है। 1000 केल्विन से लेकर 9000 केल्विन तक हो सकता है टेम्परेचर है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा के, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। समझ पा रहे हो ना बात को। थर्मल एनर्जी, जब भी थर्मल एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उसको अपन कहेंगे थर्मियन। थर्मियंस। तो थर्मोआयनिक इमिशन में टेम्परेचर देना पड़ेगा और टेम्परेचर देने के बाद में इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएंगे उसको कहा जाता है थर्मियंस। टेम्परेचर वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि मटेरियल वेरी कर सकता है, इस वजह से तो टेम्परेचर को भी वेरी करता है। ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें अपने को एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, इस वजह से फायदा नहीं होता इसका कुछ। अपने पास दूसरा वाला यहाँ पे फील्ड इमिशन। अब फील्ड इमिशन में क्या किया जाता है, देखो मान लो कि ये सीजियम है, ये वाला सीजियम, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ऐसे। हर एक इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन कितना है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपन क्या करते हैं फील्ड इमिशन में, इसके अराउंड एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। ये बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। और जो बैटरी कनेक्ट करते हैं उस बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो बहुत हाई होना चाहिए, 10⁶ वोल्ट के रेंज में। मतलब फील्ड इमिशन में क्या किया जाता है, जिस भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा उसके अराउंड एक बैटरी कनेक्ट कर दो, लेकिन बैटरी का वोल्टेज कितना चाहिए, हाई वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 10⁶ वोल्ट। तो जब अपन ऐसे करते हैं तो ये बैटरी के कारण इसमें एनर्जी चली जाती है।
टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को कहा जाता है थर्मल एनर्जी, ईटी। और इसका फॉर्मूला होता है थर्मल एनर्जी का 3/2 kT। थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला बाद में अपने को काम में आएगा। ये टी टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू इसमें पुट कर दो। के कांस्टेंट होता है, के का मतलब होता है के इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। मतलब टेम्परेचर देने पे जो एनर्जी मिलती है उसे थर्मल एनर्जी कहते हैं या हीट एनर्जी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या, 3/2 kT। टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और उसका वैल्यू कितना 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। फॉर्मूला लिख लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा तरीका क्या देख रहे हैं अपन, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में भी वही होता है। अब फील्ड इमिशन में क्या होता है, बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी जोड़ने पे भी एनर्जी आती है। वो एनर्जी होती है एनर्जी, उसको लिखा जाता है QV। Q मतलब चार्ज और V मतलब वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो Q चार्ज कौन सा है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अपन क्या पुट कर सकते हैं 1.6 10⁻⁻19 और V की जगह पे भी यह आ जाएगा। मतलब सिंपल तुम्हें याद क्या रखना है, फील्ड इमिशन में जिससे भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा, इस कारण बैटरी जोड़ो। और बैटरी कितनी वोल्टेज की होनी चाहिए, 10⁻6 वोल्ट। और बैटरी जोड़ने पे जो एनर्जी मिलती है उसका फॉर्मूला क्या, E बराबर QV। ये फॉर्मूला, Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V मतलब बैटरी गिवन और वोल्टेज ऑफ बैटरी, या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं इसको, तुमको पता होगा ये। चलो, ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका अपने पास है, पहले ये नंबर का देख लेते हैं अपन। ये क्या है, सेकेंडरी इमिशन। थर्मोआयनिक इमिशन में टेम्परेचर दे दो, फील्ड इमिशन में बैटरी कनेक्ट कर दो। सेकेंडरी इमिशन में क्या किया जाता है, देखो सेकेंडरी इमिशन वेरी सिंपल मेथड, लेकिन कॉस्टली भी होती है। सिंपल भी है लेकिन कॉस्टली भी। कैसे अपन देखते हैं, जैसे मान लो ये तुम्हारा मटेरियल है, सीजियम ही ले लो फिर से, जिसका वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सीजियम, इसका ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ऐसी एक मशीन लेंगे जिससे अपने पास एक ऑलरेडी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेट करेंगे अपन। मान लो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ये वाला। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दो। एक्सेलरेट करेंगे तो इसके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आने के बाद में ये कैसे जाएगा, ऐसे। ये तो रुका हुआ होगा ना, ये सीजियम रुका हुआ है और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐसे ऐसे आ रहा है। तो दोनों का क्या होगा, कोलिजन होगा। और कोलिजन होने के बाद में क्या होगा, इसके पास जो कुछ एनर्जी होगी, कौन से, इस इलेक्ट्रॉन के पास में जो कुछ एनर्जी होगी वो क्या करेगा, इसको दे देगा। और जैसे ही इसने, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने सीजियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसको एनर्जी 2.14 या उससे ज्यादा दे दी, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर आ जाएगा। तो सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है, एक हाई काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन या दूसरा कोई भी पार्टिकल, अपन क्या करते हैं, जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके साथ कोलाइड कर देते हैं। और ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी इज डिस्पर्स, और एनर्जी, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी और अपने आप बाहर आ जाएगा। तो सेकेंडरी इमिशन में ये तीन तरीके ज्यादा अपने लिए कुछ यूजफुल है नहीं है, बस एनसीईआरटी में दिए है इसका, तो अपन ये कर लेते हैं। थर्मो इमिशन में टेम्परेचर, फील्ड में बैटरी, सेकेंडरी इमिशन में हाई काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। और अब लास्ट देखते हैं अपन, जो अपने टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटो इमिशन। फोटो इमिशन या इसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी कहा जाता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में ये अपना सीजियम, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन, सीजियम ही लेते, इसमें से अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, एक लाइट गिराऊंगा। लाइट,
अब लाइट में भी क्या प्रेजेंट होती है, एनर्जी प्रेजेंट होती है लाइट में। अब लाइट क्या है, उसमें एनर्जी कैसे प्रेजेंट होती है वो अपन देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए लाइट। अब लाइट मतलब बल्ब नहीं है, रेज, लाइट मतलब रेज। तो लाइट में भी एनर्जी प्रेजेंट होती है। जब वो लाइट इसके ऊपर गिरेगी, जब वो लाइट इसके ऊपर गिरेगी, सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप से बाहर आने लगेंगे। कब आएंगे लेकिन, जब लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, तब जाके वो बाहर आएगा। और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो उसको अपन बोलेंगे फिर फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इमिशन, द प्रोसेस ऑफ ejection or emission of electron when light of sufficiently high energy, sufficiently high energy, क्योंकि कोई भी लाइट नहीं चलेगी, when light of sufficiently high energy incident on metal surface, this process is called as photoelectric emission. अब तुम जज करो, देखो ऊपर लगा होता है सोलर पैनल। अब सोलर पैनल के ऊपर लाइट गिरती है, लाइट कौन सी, जो सन से आती है। और जब सन से आने वाली लाइट उस प्लेट के ऊपर गिरती है, तो प्लेट में से अगर बैटरी कनेक्ट होगी तो वो क्या बोलेंगे अपन उसको, करंट को स्टोर करके रखती है या वोल्टेज को स्टोर करके रखती है, जो अपन बाद में यूज करते हैं। या फिर अपना सोलर हीटर है, वो क्या करेगा, उसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, लाइट का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में होगा, और इलेक्ट्रिसिटी में होने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, पानी को उबालती रहेगी या गर्म करती रहेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। अब लाइट कोई भी नहीं चलती देखो, क्योंकि दिन में तो लाइट सन से आती है तो उस कारण बन जाता है, लेकिन रात में भी तो लाइट गिरती है उसके ऊपर, कौन सी, कोई भी जनरल लाइट, या तुम ऐसे कह सकते हो जो कोई भी लाइट, या तुम ऐसे कर लो कि वो रात के समय ऊपर जाओ, सोलर पैनल के ऊपर टॉर्च मारो, तो टॉर्च मारने के बाद भी उसके ऊपर लाइट गिरेगी ना, तो उस लाइट के कारण क्या करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे क्या, जाहिर सी बातें नहीं आएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में अपने को कौन सी लाइट चाहिए, ऐसी लाइट चाहिए जिसकी एनर्जी सफिशिएंट हो। चार प्रोसेस समझ गए क्या तुम, इलेक्ट्रॉन बाहर आने निकालने के? चार प्रोसेस, थर्मोआयनिक इमिशन, फील्ड इमिशन, फोटो इमिशन, सेकेंडरी इमिशन। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये वाला इंपॉर्टेंट अपने लिए, फोटो इमिशन। फोटो इमिशन या इसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को, क्योंकि फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो फोटो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ओके, चलो थोड़ा सा डिस्कशन अपन लाइट के बारे में कर लेते, क्या एक्चुअल में लाइट है क्या, कुछ डाउट है क्या इसमें, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, बोलो। फर्स्ट रिपीट कीजिए ना। थर्मोआयनिक इमिशन क्या? हाँ सर। अब थर्मोआयनिक इमिशन में क्या करते हैं बेटा, देखो वो जो कुछ मेटल प्लेट होगी उसको गर्म करो, उसको गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको एनर्जी भी मिलना स्टार्ट होगी ना, और जब एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, सिंपल एकदम। लेकिन ये चारों प्रोसेस किसके लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ कंडक्टर के लिए, सेमी इंसुलेटर में ऐसे नहीं होगा। अब तुम कोई लकड़ी ले लो और लकड़ी को जलाओ, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, लकड़ी जल जाएगी, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नाम से ही पता चलता है, फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब जब लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या याद होना चाहिए, द प्रोसेस व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई एनर्जी इंसिडेंट ऑन मटेरियल, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थोड़ी जानकारी अपन लाइट के बारे में देखते हैं कि लाइट एक्चुअल में है क्या। तो मान लो कोई ये सोर्स है अपना, ये सोर्स है, बल्ब पकड़ लो इसको, बल्ब, तो इसमें से ऐसे लाइट बाहर आती है ना, ऐसी है जो लाइट, तो ये लाइट होती है। इसको ही दूसरा नाम दिया होता है इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक वेव, तो किसी भी सोर्स में से जो लाइट बाहर आएगी उसको ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट बहुत सारी टाइप की होती है। अब कौन से टाइप, पहले तो लाइट ट्रैवल कैसे करती है, देखो ये जो सोर्स मैंने बताया कि ये जो लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है, ये ऐसे ट्रैवल कर रही है, एक्चुअल में ट्रैवल कैसे करेगी उसका अपन थोड़ा एनिमेशन देख लेते हैं। ठीक, अब देखो अपन ने यहाँ पे सोर्स बनाया था, बराबर। अब सोर्स में से अपन ने लाइट दिखाया था, लाइट बाहर आ रही, तो लाइट बाहर कैसी आती है एक्चुअल में, तो लाइट ऐसे बाहर आती है, ये ऐसे लाइट बाहर आती है। मतलब लाइट में क्या क्या चीजें होती है, देखो लाइट में टोटल 3 चीजें होती है। एक लाइट का स्पीड जो सी से इंडिकेट करती है, देखो यहाँ पे सी, मतलब लाइट हमेशा क्या करती है, सी से ट्रेवल करती है। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख। आवाज नाही येते. हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे अपन ने रखा था सोर्स, तो सोर्स में से जो लाइट बाहर आती है वो ऐसे ट्रैवल करती है। ये अपने को नेक आई से नहीं देखता, लेकिन अपन वो ऑक्सिलोस्कोप वगैरह डिवाइस यूज करते तो उस टाइम पे अपने को दिखाई देता है। तो लाइट में टोटल 3 चीजें होती है। एक यहाँ पे देखो रेड लाइन दिख रही है तुमको, और रेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ई। ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ई यहाँ पे दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रेवल कर रही है। दूसरा इसको परपेंडिकुलर ब्लू वाली लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पहले तो ये समझ, दुनिया में 4 तरह की फील्ड प्रेजेंट होती है, फिजिक्स मतलब साइंस में, बाकी और हो सकता है कुछ। साइंस में 4 तरह की फील्ड प्रेजेंट होती है। एक होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के अराउंड जो कुछ फील्ड प्रेजेंट होगी, अपने अराउंड किसी भी चीज के अराउंड, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड। चार्ज, चार्ज रेस्ट में चार्ज के अराउंड जो कुछ फील्ड होगी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड जो कुछ फील्ड प्रेजेंट है उसको कहेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज अगर मूव करता है, रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें 3 चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो लाइट ट्रैवल कैसे करती है, पहले तो लाइट के जो 2 कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को हमेशा कैसे है, देखो परपेंडिकुलर, हर बार परपेंडिकुलर। और लाइट जा कौन सी डायरेक्शन में रही है, ऐसे आगे जा रही है, आगे की तरफ, इस तरफ जा रही है लाइट, इस तरफ। मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है, वो तीनों एक दूसरे को कैसे, परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन, देन डायरेक्शन ऑफ लाइट इज, कौन सा होगा, जेड डायरेक्शन, झेड. है ना, क्योंकि तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। फिलहाल के लिए इतना बात याद रखो कि लाइट मतलब लाइट में रहेंगे 3 चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन, और तीनों एक दूसरे को कैसे, परपेंडिकुलर। ये हुआ लाइट के बारे में। अब इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं अपन इसका। ठीक है, तो अभी जो लाइट अपन ने देखा तो वो ऐसे था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी होगी, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास फिर, मैग्नेटिक फील्ड फिर ऐसी होगी, ऐसे, इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड। और ये लाइट जाएगी कहाँ, इस डायरेक्शन में जाएगी, सी से, और सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसका फॉर्मूला होता है, देखो एक, कि ई बाय बी इज ऑलवेज इक्वल टू सी। ये जो फॉर्मूले अपन लिखते हैं उसको तुम्हें नोट डाउन करते चलना है। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये तीन चीजें इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड, मतलब E बाय बी इज ऑलवेज इक्वल टू सी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, जो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक, अभी तो अपन ने देखा कि ये लाइट है, लेकिन अब ये लाइट में क्या क्या चीजें देखो, अब इसमें भी तीन चीजें आएंगी, क्योंकि वो वेव है ना। तो जब भी कोई वेव होती है तो उसको वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक फॉर्मूला तुमने देखा होगा 10 स्टैंडर्ड में, देखो C बराबर न्यू लैम्बडा, तुमने V लिखा होगा वहां पे, V C के जगह पे V लिखा होगा, लेकिन C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ पता है ना सब लोगों को? वेवलेंथ पता है क्या, बोलो एक बार। यस सर। वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वन वेव। अगर ये वेव है तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी इसको क्या कहेंगे अपन? वेवलेंथ कहते हैं, एक वेव की। फ्रीक्वेंसी मतलब, फ्रीक्वेंसी मतलब अपन क्या बोलेंगे, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तुम ऐसे भी बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला ये बन गया, C बराबर न्यू लैम्बडा। ये दो फॉर्मूले याद रखने तुमको। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, न्यू बराबर C बाय लैम्बडा, है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लाइट के बारे में बेसिक डिस्कशन एक बार, इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, वो बाद में देखेंगे अपन, अपने लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। अब लाइट में अलग अलग तरह के लाइट होते हैं, वो अपन देखते हैं कौन से लाइट है इसमें। ठीक है, अब लाइट में बहुत सारे होंगे, देखो लाइट के अंदर जो कुछ टाइप होते हैं उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब अपन सिर्फ बोलते हैं लाइट, लेकिन लाइट तो अलग अलग तरीके है ना। कुछ लाइट अपने को दिखते हैं, कुछ लाइट अपने को नहीं दिखते। अपने को सिर्फ क्या दिखते हैं? कलर्स, मतलब विजिबल लाइट अपने आके देख पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे। लेकिन अपन ने अंडरस्टैंडिंग क्या बना ली कि जो जितने भी लाइट अपने को दिखते हैं, मतलब जितने भी कलर्स अपने को दिखते हैं वही लाइट। एक्चुअल में ये गलत है। लाइट के बहुत सारे, लाइट मतलब ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसको कंबाइनली कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या है देखो, लाइट में एक तो होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में अपने सब कलर आते हैं, मतलब अपन सिर्फ विजिबल लाइट मतलब ये इतना देख पाते हैं अपन, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख पाते हैं। यूवी अपन नहीं देख पाते, एक्सरे अपन नहीं देख पाते, गामा अपन नहीं देख पाते, लेकिन अपना डेली लाइफ में इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। और इसके अलावा और एक होता है, इसके अलावा एक और होता है जिसे कहा जाता है कॉस्मिक, कॉस्मिक रेज, जो नॉर्मली अर्थ पे नहीं पाया जाता, कॉस्मोस में पाया जाता है, मतलब का स्पेस में पाया जाता है। जो कुछ ऊपर रेडिएशन होता है, ऊपर जो कुछ एनर्जी होती है, दैट इज कॉस्मिक एनर्जी या कॉस्मिक रेज कहते हैं अपन इसको। ये समझ में आया ना तुमको? यस सर। कुछ डाउट होगा तो पूछो। लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब लाइट में बहुत सारे टाइप होते हैं। कौन से टाइप? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव या लाइट कह लो, अल्ट्रावायलेट वेव और लाइट, एक्सरे, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। अब तुम यहाँ पे देखो थोड़ा सा, जैसे अब जो रेडियो वेव्स है उसके सबकी वेवलेंथ दे के रखी, जैसे इसकी वेवलेंथ, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कितनी है? 10⁻3। वेवलेंथ का यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ? एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, मीटर। हाँ 1 एमस्ट्रॉन्ग, और नैनोमीटर होता है। 1 एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻−10 मीटर। तो इसका वेवलेंथ 10⁻3 है।
फिर इसमें माइक्रो की तरफ आओगे तो वेवलेंथ 10⁻³ हो गई। फिर आगे आगे जाओगे तो वेवलेंथ कम कम होती जा रही। मतलब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जब तुम रेडियो से कॉस्मिक की तरफ आओगे तो वेवलेंथ घट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए हो। हाँ ठीक है, अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक। तो देखो जब रेडियो से तुम कॉस्मिक की तरफ जाओगे वेवलेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। घटेगी ना। घटेगी। वेवलेंथ डिक्रीजेस, यहाँ पे अपन लिखेंगे जो लैम्बडा है, एक मिनट। तो लैम्बडा डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम रेडियो वेव्स टू कॉस्मिक वेव्स, वेवलेंथ डिक्रीजेस। अब मुझे बोलो वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रही तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। है ना, इनवर्स रिलेशन। इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, मतलब वेवलेंथ डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, राइट। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है हमेशा, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तुम्हें 2 ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे। ऐसे पूछा था तुमको कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो तुमको पता होना चाहिए किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका वेवलेंथ कम है, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी कम है। अब यहाँ पे और एक बात देख लो तुम। अब लाइट जो है, एक मिनट सिर्फ, अब ये जो अपने पास लाइट होती है, लाइट ऐसी, ये सोर्स बनाया अपन ने ऐसे, और इसके बाहर है लाइट जा रही है ऐसे। तो लाइट के अंदर बहुत सारी छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं ऐसे। लाइट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट, इस पैकेट को कहा जाता है क्वांटा। क्वांटा, क्वांटा मतलब क्या? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। या इसको दूसरा एक नाम होता है फोटॉन, है ना। मतलब लाइट कंटेन्स एनर्जी, राइट, लाइट कंटेन्स एनर्जी बट इट इज इन डिस्क्रीट फॉर्म। ऐसे छोटे 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 बंडल्स होते, जिस हर एक बंडल को क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है। और हर बंडल की जो एनर्जी होती है या फोटॉन की जो एनर्जी होती है उसको लिखा जाता है एच न्यू। मतलब लाइट के अंदर बैठे हैं फोटॉन, जैसे ऐसे पकड़ लो, लाइट मतलब एक ट्रेन, और ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठे उस पैसेंजर को क्या कहेंगे अपन? क्वांटा और फोटॉन कहेंगे। और हर फोटॉन की जो एनर्जी वो किसके बराबर? एच न्यू के बराबर। ये एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, एच न्यू। क्या अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, सी बराबर न्यू लैम्बडा, तो उसके बाद में ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, फिर एस सी बाय लैम्बडा बराबर है। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ये बात समझ में आई कि तुमको फोटोन क्या है? हेलो, ऑडियो म्यूट क्या लगे? हाँ, नहीं आवाज नहीं आ रहा बेटा बराबर, बोलो फिर से। सर रिपीट करो ना। ठीक है, ठीक है। अब लाइट जो है ना, लाइट के अंदर छोटे छोटे बंडल होते हैं एनर्जी के, हर बंडल को कहते हैं क्वांटा या फोटोन। और हर फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है ई बराबर एच न्यू। मतलब ये लाइट के एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, ये लाइट के अंदर जो बंडल्स ऑफ छोटे छोटे पैकेट्स है, हर पैकेट का फॉर्मूला है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारी लाइट थे, ऐसे ट्रैवल कर रही थी, ऐसे ट्रैवल कर रही थी, ऐसे सॉरी, हाँ, ये तुम्हारी लाइट है, ऐसे ट्रैवल कर रही है, और इसमें बैठे 1 2 3 4 5 फोटोन। तो अपन जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला पूरी लाइट के लिए नहीं, ये सिर्फ किसके लिए? एक छोटे के लिए। एक छोटे। अगर मुझे पूरे लाइट का फॉर्मूला लिखना होगा तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, बोलो फिर? इसमें कितने टोटल? 5 फोटोन है, तो पूरे लाइट के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 5 एच न्यू। समझ गए ना? यस सर।
एक फोटोन का फॉर्मूला एच न्यू, 5 होंगे तो 5H 5H n होंगे तो क्या लिखेंगे, एन एच न्यू। NH2 ये फॉर्मूला किसके लिए बना, एनर्जी ऑफ लाइट के लिए। सर न्यू मतलब बताता हूँ मैं, एक मिनट। ये फॉर्मूला एन आया मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। अभी आए में टर्मिनोलॉजी समझ लेते। न्यू तो अभी बोला था मैंने, न्यू मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सी तो बोला मैंने, सी क्या है बोलो, स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट। और speed of light, लैम्बडा wavelength of light, एच, एच इज अ कांस्टेंट। जैसे बोला था मैंने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. बराबर बराबर। वैसे एच भी एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कहा जाता है, देखो, प्लैंक कांस्टेंट। इसको फिर से लिखता हूँ, इसे कहा जाता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक एक साइंटिस्ट था, प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला एच न्यू और एस सी बाय लैम्बडा। एच इज प्लैंक कांस्टेंट और उसकी वैल्यू 6.62 10 to the power minus 34 जूल पर सेकेंड। बस सिंपल सी बात, एकदम क्लियर। सर वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। ये मतलब क्या होता है, अब तुम इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि वैल्यू तुमको याद हो जाएगी, याद हो जाती है वैल्यू, उससे कोई डरने की बात नहीं। और इसका शॉर्टकट भी होता है। और वैसे भी तुमको क्वेश्चन पेपर में पहला जो पेज होता है उसके ऊपर सभी जो वैल्यूज होती है वो सब गिवन होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सब कुछ गिवन होता है। ठीक है, अब ये एनर्जी का फॉर्मूला तो मैंने लिखा, लेकिन ये एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल की इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो जूल। जूल। लेकिन अपने को सब किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये जो सभी फॉर्मूले मैंने लिखे ये जूल में। अब मुझे एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे बोलो इसको, लास्ट टाइम बोला मैंने कि जूल से डिवाइडेड डिवाइड, by इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये से 1.6 into 10 to the power 9. into 10 to the power minus. अब ये आंसर किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, राइट। चलो, और सिमिलरली इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एच सी बाय ई लैम्बडा, क्योंकि एच सी बाय लैम्बडा तो जूल में था, ई से डिवाइड किया मतलब ये फिर से आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर हो गया। yes sir, ये सभी फॉर्मूले एनर्जी ऑफ फोटोन के। अब तुम यहाँ पे देखो, पहला जो अपन ने ये निकाला था, ठीक है, यहाँ पे अब देखो, लेफ्ट से राइट जब आते हो तो मतलब रेडियो वेव से गामास तक, तो क्या होता है, लैम्बडा डिक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। अब एनर्जी बोलो, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि E बराबर एच न्यू है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब एनर्जी, एनर्जी इंक्रीजेस। मतलब किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, रेडियो वेव्स की कॉस्मिक की, कॉस्मिक, कॉस्मिक की। और सबसे लिस्ट एनर्जी किसकी है, रेडियो वेव्स। रेडियो। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, राइट। अब साथ में अब तुमने ये भी देखा होगा कि 7 कलर होते, वायलेट से लेकर रेड तक। यस हाँ, वो कलर किस में आते हैं, सिर्फ विजिबल में आते हैं। मतलब अब अपने आंखों को जो दिखाई देता है वो सिर्फ क्या, विजिबल। अब विजिबल कैसे, देखो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, देखो ये जो बाकी सब कुछ लिखा है ये नीचे का वेवलेंथ है, ये गामा से लेकर इसके आगे एक कॉस्मिक भी है, लेकिन कॉस्मिक नॉर्मली स्टडी नहीं करते। तो ये नीचे का वेवलेंथ, ऊपर का फ्रीक्वेंसी, और ये जो बीच का दिख रहा है यूवी और आईआर के बीच में कौन है, विजिबल। और विजिबल में कौन है, विबजो एयर। मतलब वायलेट से लेकर रेड तक। देख पा रहे हो तुम इसको,
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो वायलेट से लेकर रेड तक देखो, मुझे बोलो वायलेट और रेड में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? Red. रेड। Red. Red. और सबसे कम वेवलेंथ आएगी फिर वायलेट। Violet. Violet. तो यहाँ पे भी देख पाओगे, देखो तुम, ये वेव स्क्वायर बन गया है। वायलेट की वेवलेंथ 400 होती है और रेड की वेवलेंथ 900 होती है। 800. 800 का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। यहाँ नीचे रेंज भी दे के रखी फिर वायलेट की वेवलेंथ ये, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि वायलेट से रेड तक जब तुम आओगे, वायलेट से रेड तक, तो लैम्बडा क्या होगा? Increase. इंक्रीज। Increase. फ्रीक्वेंसी Decrease. डिक्रीज प्रोपोर्शनल। एनर्जी Increase. डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस, बराबर। मतलब तुमको ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हायर एनर्जी। 4 ऑप्शन दे देंगे, तो 4 ऑप्शन में फिर तुमको पता होना चाहिए। और वो पता कैसे रहेगा तुम्हें? वो ऑलरेडी पैटर्न तो पता है, विबज्योर अगर पता होगा तो वायलेट से रेड तक। एक बात याद रख लो कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो बाकी सब कुछ फिर सिंप्लीफाई हो जाता है। Yes, ओके, sir. चलो इसको कैसे लर्न करेंगे अपन लोग? रेडियो से लेकर कॉस्मिक तक, क्योंकि डायरेक्ट वैसे लर्न नहीं होगा। तो इसके लिए अपने पास एक ट्रिक है, देखो ट्रिक कैसे। अपन एक सेंटेंस बनाते हैं हिंदी में, ये याद रखने के लिए। अब पहले सबसे कौन है? रेडियो। तो रेडियो को एक वर्ड बना लेंगे अपन, रानी। रेडियो का एक वर्ड बनाया रानी। फिर कौन सा वर्ड है? माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स का और एक वर्ड बना लो, क्या बनाएंगे? मुखर्जी। Rani Mukherjee. रानी मुखर्जी। ठीक, इसके बाद में दूसरा कौन सा वर्ड आ रहा है अपने पास? Inferior radiation. इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का और एक वर्ड बनाएंगे, इस। फिर कौन सा है? विजिबल। विजिबल का बनाएंगे और एक वजह। वजह। रानी मुखर्जी इस वजह, सेंटेंस बनाने के लिए से। फिर आ रहा है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट से बनाएंगे युवराज सिंह। युवराज सिंह, या सिंपली युवराज लिखेगा वो तो चलेगा। अब युवराज सिंह की स्पेलिंग वाई से होती है, लेकिन अपने को सेंटेंस बनाना है ना, तो बस यू लिख रहे हैं अपन। यूवी से अपने को समझ जाएगा अल्ट्रावायलेट है बोलते। क्या हुआ है? रानी मुखर्जी इस वजह से युवराज सिंह। फिर से सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे करेंगे युवराज सिंह की। और आगे क्या आ रहा है? एक्स। एक्स के लिए लिखेंगे एक्सी। इसके आगे क्या है? ग्यामा। ग्यामा के लिए लिखेंगे गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड। और इसके बाद में क्या है? कॉस्मिक है ना, तो इसको फिर से बनाने के लिए ऐसे करो, रानी मुखर्जी इस वजह से युवराज सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड। और फिर से सेंटेंस बनाने के लिए रहे, और कॉस्मिक से ले लो सुखी है, बस। समझ गए तुम लोग? Yes, sir. ठीक है, रानी मुखर्जी इस वजह से। बाकी सेंटेंस में कुछ है नहीं वैसा, तुम्हें वैसा याद हो जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन वैसा याद होता नहीं हो, सेंटेंस याद रह जाता है अपने को। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक। और विजिबल में आते हैं विबज्योर। ये क्लियर होगा? कंफर्म? Yes, sir. ठीक है, चलो। तो ये पूरी बात थी इसमें की। ओके, तो आगे अपन देखते हैं इसमें। ठीक है, और वैसे इसमें ये भी दिया है, देखो इसमें यूज किसका यूज किस में है। जैसे रेडियो वेव्स, सबसे कम सबसे खतरनाक कौन सा है अब इसमें बोलो? रेडियो की कॉस्मिक? Radio. सबसे खतरनाक अपने लिए Cosmic. क्यों? कॉस्मिक क्यों? वो higher. जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा अपने लिए खतरनाक होगा।
है ना, क्योंकि तुम Yes, देखो sir. पहले तो रेडियो यूज का यूज कहाँ पे किया जाएगा, कम्युनिकेशन में, सेल फोन, मोबाइल फोन, जितने भी कम्युनिकेशन करते हैं अपन, टेलीविजन कह लो, रेडियो कह लो, हर जगह किसका यूज होगा, रेडियो का। क्यों यूज होता है रेडियो का ज्यादा? एक तो अपने लिए खतरनाक नहीं है ये। क्यों खतरनाक नहीं? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। अब अपन भी बात कर रहे हैं तो किसके सहारे बात कर रहे हैं, रेडियो वेव्स के सहारे बात कर रहे हैं। अगर कॉस्मिक वेव के सहारे बात करते तो फिर कोई नहीं रहता यार। माइक्रोवेव का एक यूज तो वहीं पे दिख रहा है तुमको, माइक्रोवेव ओवन, बराबर। और दूसरा माइक्रोवेव का यूज कहाँ होता है, देखो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी थोड़ा माइक्रोवेव का यूज होता है। इंफ्रारेड का यूज पता है क्या तुमको? इंफ्रारेड कहाँ पे यूज करते हैं? नो। देखो एक किसी मूवी में देखा होगा तुमने, किसी मूवी में, जैसे मान लो कोई भी एक मूवी, क्या होता है, कोई चोर आता है चोरी करने के लिए, तो वहां पे रेड कलर्स की लाइन होती है बहुत सारी, जो उसको दिखाई नहीं देती। Yes, sir. धूम 2 मूवी थी ना, उसमें दिखाया था उन्होंने कि वो ऋतिक रोशन जाता है तलवार चोरी करने के लिए, तो तलवार को बाजू में बहुत सारी रेड लाइंस थी, तो उसमें फिर उसको दिखाई नहीं देता, गॉगल पहन रहता है, और फिर गॉगल पहनने के बाद उसको दिखाई देता है। वो जो रेड लाइंस होती है ना, एक्चुअल में वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। अपने को आंखों को, मैंने अभी बोला आंखों को सिर्फ क्या दिखाई देता है, विजिबल, बाकी कुछ तो दिखाई नहीं देता। तो इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज ज्यादातर बर्गलर को क्या करेंगे, बर्गलर को पकड़ने के लिए किया जाता है, या बर्गलरी अवॉइड करने के लिए किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे मान लो सेंसर की तरफ भी इसका यूज होगा। कैसे, देखो अपन क्या कर सकते हैं, एक इंफ्रारेड का टॉर्च लेके आएंगे और उसको एक क्या बोलेंगे, सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जब हम घर के बाहर जाएंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, वो लाइट चालू कर देंगे ऑन। जैसे अगर कोई ताला ताला तोड़ के घर के अंदर आ गया तो वो बराबर लाइट के सामने आ जाएगा, और लाइट के सामने आ गया तो लाइट से आगे जो सिस्टम है वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, और सिस्टम ब्रेक हो गई तो अलार्म बजने लगेगा। तो उस हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। विजिबल का तो अपने लिए बहुत सारा यूज है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ से आती है, सन से, ओजोन लेयर को ब्रेक करते हुए, जिससे कैंसर वगैरह हो जाता है। एक्सरे का यूज मेडिसिन में या रिसर्च में बहुत ज्यादा है। किसी भी चीज का एक्सरे लेंगे तो, है ना, एक्सरे थोड़ा मिसमैच हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर। दांतों के लिए रेंज अलग चाहिए, और कोई हाथ की हड्डी है तो उसके लिए रेंज अलग चाहिए। गामा का रेज कहाँ, तो जहाँ पे डिस्ट्रक्शन करना होगा, ये सिंबल भी दिखाई है वैसे, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन करना होगा वहां पे गामा का यूज करेंगे। और कॉस्मिक अपन यहाँ तक कॉट नहीं कर पाते तो उसका यूज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते अपन, चलो ठीक है। अब फॉर्मूले कौन से देखे अपन, 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं अपन इसको। मग काय करायचं? एक अपने पास फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन की। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एनर्जी बराबर एच न्यू और एच सी बाय लैम्बडा। ये फॉर्मूला किसमें, जूल में। वो लिखना बंद करो, जूल में ये दोनों फॉर्मूले। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी फॉर्मूला देखा अपन ने इसका। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लिखेंगे, एनर्जी बराबर एच न्यू बाय ई और एच सी बाय ई लैम्बडा, ये दोनों है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब तुम इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं अपन, क्योंकि मैंने अभी बोला जितने भी वैल्यूज होंगे वो सबके सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे। अब इस इक्वेशन में देखो तुम, नॉर्मली लाइट का अपने को हर बार वेवलेंथ गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी कभी भी गिवन नहीं होता। क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए वो फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, लेकिन उससे सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर अपन। अब इसमें देखो एच कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, और ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है। अगर मुझे लैम्बडा पता होगा, लैम्बडा वेरिएबल अलग अलग होता है ना लैम्बडा, तो अगर इन 3 चीजों को अपन सॉल्व करते हैं तो और एक फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला आएगा, एनर्जी बराबर एच सी बाई इज कॉन्स्टेंट, सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं उसको अपन। एच की जगह, मतलब ये वाला नंबर, एच की जगह पे 6.62 10 to the power -34
सी के जगह पे 3 इंटू 10⁸, ई की जगह पे 1.6 10⁻⁻90। इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तुम लोग तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे लगभग 12,400 ये नंबर मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। और नीचे क्या है अपना लैम्बडा एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में। ये एक फॉर्मूला मिल गया अपने पास। इसका मतलब अगर मुझे लैम्बडा एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में पता है तो मैं डायरेक्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता सकता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि लैम्बडा है 6200 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, तो मुझे बोलो एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लैम्बडा है 6200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आवाज आ रही है क्या? दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए ना? मतलब तुम्हें हर बार वो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू पुट करो, नो नीड। उसके जगह पे सीधा टर्म आता है क्या 12,400। कई बार हो सकता है कि तुमको जो लैम्बडा हो वो नैनोमीटर में गिवन हो, तो फॉर्मूला लिखेंगे एनर्जी बराबर 1240 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर, और साथ में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये एक फॉर्मूला। मतलब व्हेनेवर यू हैव गिवन लैम्बडा इन नैनोमीटर, जैसे मैंने तुमको बोला कि लैम्बडा है 310 नैनोमीटर, एनर्जी कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लैम्बडा 310 नैनोमीटर, एनर्जी कितनी। लैम्बडा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? बस नीचे 4 लिखना है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन के फॉर्मूले जूल में, ये दोनों जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शॉर्टकट भी फॉर्मूला है, लैम्बडा अगर एमस्ट्रॉन्ग यूनिट और नैनोमीटर में गिवन होगा, एमस्ट्रॉन्ग में गिवन होगा तो 12,400 डिवाइडेड बाय वो करने का, और नैनोमीटर में गिवन होगा तो 1240 करने का, एक जीरो का डिफरेंस आता है। सिमिलरली अपन ने जो देखा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का सिंबल क्या है? फाई नॉट। अब वर्क फंक्शन का भी सिंपल फॉर्मूला होता है जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है। वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, लाइट की क्या मटेरियल की? लाइट मटेरियल मटेरियल की। और फोटोन किसकी प्रॉपर्टी है, लाइट की और मटेरियल की? लाइट की मटेरियल। नहीं, वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड फोटोन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, याद रख लो। अब वर्क फंक्शन का भी सिंपल वैसे ही फॉर्मूला है जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है। कैसे देख लेते हैं अपन इसमें, तो फाई नॉट इज इक्वल टू लिखा जाता है एच न्यू नॉट। जैसे यहाँ पे लिखा ना E इज इक्वल टू एच न्यू, वैसे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। लेकिन न्यू नॉट को एक नाम दिया होता है यहाँ पे, थोड़ा सा अलग नाम। न्यू नॉट किसकी प्रॉपर्टी, लाइट की मटेरियल की? मटेरियल की। जहां भी नॉट नॉट आता है वो सब किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। और जिसमें नॉट वगैरह कुछ नहीं वो लाइट की प्रॉपर्टी है। तो न्यू नॉट को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर इसको अपन रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे इसको रीअरेंज किया था ना, इसको SC बाय लैम्बडा में। यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो आगे, जैसे यहाँ पे एच न्यू था तो SC बाय लैम्बडा लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा एच नॉट बाय लैम्बडा। लैम्बडा नॉट। सी तो कांस्टेंट है ना, सी इज कांस्टेंट, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो खाली क्या होगा, लैम्बडा की जगह पे लैम्बडा नॉट आ गया और कुछ नहीं। और लैम्बडा नॉट को क्या बोलेंगे बोलो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यूनिट बोलो जूल की इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल। जूल। जूल
और साथ में अगर इसको कन्वर्ट करना है तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर से वही फॉर्मूले, फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट बाय ई और एच सी बाय ई लैम्बडा नॉट। यह आ गया आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? चलो साथ में इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे इधर का फॉर्मूला लिया इसको लिख सकते हैं अपन, फाई नॉट बराबर 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट एंगस्ट्रॉम यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम यूनिट, या फिर फाई नॉट इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 1240 डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट इन नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये फॉर्मूले समझ गए क्या तुम दोनों के डिफरेंस के? यस सर। है ना? डिफरेंस सिर्फ न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसकी डेफिनेशन अपन बाद में लिख लेंगे, कैसे डेफिनेशन वो समझ लेंगे। ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फॉर्मूले क्लियर है क्या सबको? फॉर्मूले लिख लो इतने, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका। सर आवाज नहीं येते। अब आ रहा है। ठीक है, अब आ रहा है क्या आवाज? यस सर। ठीक है। यस सर। फॉर्मूले लिख लिए क्या तुम लोग? फॉर्मूले लिख लिए क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। ठीक, अब देखो, अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल में यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। ये सब बेसिक पार्ट थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह लो या इमिशन कह लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ ejection of electron when light of sufficiently high frequency, high energy or frequency or low wavelength, incident on metal surface is called as photoelectric effect. The process of ejection of electron when light of sufficiently high energy or frequency or low wavelength incident on metal surface is called as photoelectric effect. लिख लिया क्या? यस सर। यस यस सर। ठीक है, ओके। अब देखो, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब पहले तो देखो,
किसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? वर्क फंक्शन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कि फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए? फोटोन। समझ गए ना तुम? मतलब जब भी अब फोटोन की एनर्जी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई से, बराबर। जब ई बड़ा होगा किससे? 5 नॉट से, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, राइट? दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन possible whenever energy of photon is greater than work function, only at that time photoelectric emission possible। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दो चीजें इसमें। इक्वल टू होगा तो भी चलेगा, ग्रेटर देन होगा तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। उससे फर्क क्या पड़ता है वो बताऊंगा मैं तुम्हें। और अगर मान लो ऐसे हो गया कि एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन, अब आएगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर? नहीं। नो सर। नॉट पॉसिबल। अब इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू से क्या फर्क पड़ता है? देखो इसमें अगर एनर्जी बराबर है 5 नॉट के और एनर्जी ग्रेटर देन है 5 नॉट से, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, बराबर है। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। मतलब जब एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन के बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। और जब एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ग्रेटर देन होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी। जैसे एक एग्जांपल देख लो, मान लो किसी मटेरियल का वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपन ने उसको एनर्जी दे दी 2.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है क्या? यस यस सर। कितनी एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए? 2.14। 2.14 या इससे ग्रेटर। कितनी एनर्जी बची इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद में? 0.10। तो जो एनर्जी बची होगी वो एनर्जी कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी 0.10। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। और मान लो ऐसे होता, ये भी 2.14 और ये भी 2.14, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बचती 0। 0। समझ गए तुम? यस सर। चलो ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब इसमें लास्ट ईयर एक सवाल आया था, वो सवाल मैं तुमको बताता हूँ। सवाल क्या था देखो, सवाल ये था, उसने बोला था, उसने बोला था कि लैम्बडा है 6200 एंगस्ट्रॉम यूनिट और लैम्बडा नॉट है 3100 एंगस्ट्रॉम यूनिट। उसने पूछा था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है कि नहीं है? बोलो। यस सर। लाइट की वेवलेंथ है 6200 एंगस्ट्रॉम यूनिट यस और यस सर। वेवलेंथ पॉसिबल है। यस। यस। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी?
पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है, देखो इस केस में नहीं है समझ गए Yes, ना, sir. क्योंकि ये लैम्बडा, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इससे। हाँ लैम्बडा से निकालो एनर्जी, कितनी आएगी एनर्जी, अब शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था मैंने वो 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम यूनिट, कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12,400 डिवाइडेड बाय 6,200, एनर्जी ऑफ लाइट है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से निकालो वर्क फंक्शन, 4 सेम फॉर्मूला 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट इन एंगस्ट्रॉम यूनिट, कितना आ रहा है ये 4, और कहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक, नहीं सर, पॉसिबल नहीं। हाँ तो ऐसा क्वेश्चन है, तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, मतलब इसको भी एक तरीके से अपन ये कर सकते हैं, देखो इसको रफ कर देता हूँ, न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, पॉसिबल और नॉट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल और नॉट, नो सर पॉसिबल। पॉसिबल पॉसिबल। पॉसिबल बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, समझ गए ना तुम, यस सर। यस सर। और फिर इसमें जो दो केस बनेंगे न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, तो पॉसिबल रहेगा क्या, नो सर। पॉसिबल रहेगा ना, लेकिन काइनेटिक यस, एनर्जी जीरो, जीरो जीरो। और न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट रहेगा तो भी पॉसिबल रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे जीरो नहीं रहेगी। यस सर। और इसके लिए बोलो, यहाँ पे क्या लिखूंगा, पॉसिबल के लिए क्या लिखूंगा, लैम्बडा और लैम्बडा नॉट में का रिलेशन, लैम्बडा और लैम्बडा नॉट में का रिलेशन बोलो, लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट और इक्वल। लैम्डा इज ग्रेटर और इक्वल देन लैम्डा नॉट। लैम्बडा ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्बडा नॉट और लैम्बडा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्बडा, लैम्डा not ग्रेटर देन get- लैम्डा नॉट। लैम्बडा नॉट रहेगा अब इसमें, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन है ना, तभी तो पॉसिबल होगा वो। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए लैम्बडा नॉट ज्यादा होना चाहिए लैम्बडा से, तो पॉसिबल होगा, फ्रीक्वेंसी का उल्टा और एनर्जी का उल्टा, क्योंकि वो इनवर्स रिलेशन में आ गया, मतलब तुम्हें हर बार फिर एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर मैंने तुमको सिंपली बता दिया कि फ्रीक्वेंसी है 450 हर्ट्स और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्स, पॉसिबल है क्या, नो। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, क्योंकि न्यू बड़ा होना चाहिए न्यू नॉट से, यहाँ पे तो ये 450 है, तो पॉसिबल होगा ही नहीं, अदरवाइज तुम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, फिर फॉर्मूले से लंबा जाएगा वो, यहाँ से तुमको निकालनी पड़ेगी एनर्जी, यहाँ से तुमको निकालना पड़ेगा वर्क फंक्शन, फिर से चेक करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो यही कि यही देख लो तुम लोग, क्लियर होगा ये। यस सर। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले मैंने तुमको बताया कि वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन में तुमने देखा कि किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसे वर्क फंक्शन कहेंगे, हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। फिर दूसरी बात अपन ने देखी वर्क फंक्शन के बाद में कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के कितने तरीके हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के 4 तरीके हैं, थर्मोआयनिक इमिशन, इमिशन, फोटो इमिशन, सेकेंडरी इमिशन। थर्मोआयनेशन में टेम्परेचर, फील्ड इमिशन में बैटरी 10 टू द पावर 6 वोल्ट की, सेकेंडरी इमिशन में हायर काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को कोलाइड किया जाता है, और फोटो इमिशन में लाइट गिराई जाती है, लेकिन लाइट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद में अपन ने देखा कि लाइट क्या है, तो लाइट में अपन ने देखा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव से लेकर कॉस्मिक तक सभी आते हैं। रेडियो से कॉस्मिक तक लैम्बडा डिक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, और विजिबल के अंदर विव जो एयर आता है ये वाला। और इसकी फिर अपन ये देखिए वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
इसके बाद में अपन ने देखा कि एनर्जी ऑफ फोटोन और वर्क फंक्शन के क्या क्या फॉर्मूले होते, तो इसके फॉर्मूले अपन ने देखे थे। ये फॉर्मूले अपन ने देखे इसके। ये फॉर्मूले देखे और इसके बाद में अपन ने कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखी उसके डेफिनेशन के साथ। ये कंडीशन आ गई, एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट, न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट एंड लैम्बडा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्बडा। इसके बाद अपन कल से चालू कर देंगे। चलो, थैंक यू। Thank you, sir. Hello. Thank you, sir.